फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, इन 21:28 इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70 व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। हमें एक रेशो दिया गया है, रेशो क्या है 21:28। तो यही दिया है कि अगर इस वैल्यू को हम चेंज करें और इसको हम कहाँ तक ले जाए 70 तक, तो इसका मतलब ये है कि 21 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और ये वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई है 70। तो वही चेंज इसमें भी आएगी। तो हमें ये चेंज मालूम करना है अभी कि इसमें अगर ये वैल्यू 70 तक पहुँच गई है तो 28 की वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर ये जो फर्स्ट टर्म है रेशो में ये 70 तक पहुँच जाए व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। तो इसके बाद ये सेकंड टर्म क्या होगा, तो हमें इस सेकंड टर्म में चेंज मालूम करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, लेट आफ्टर चेंजिंग the second term इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए पहला जो टर्म है रेशो का वो तो चेंज हुआ है 70 तक। ठीक है, अब ये जो दूसरा टर्म है तो पहले रेशो में इसकी वैल्यू क्या है 28, लेकिन आफ्टर चेंजिंग इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या लिखा, लेट आफ्टर चेंजिंग द सेकंड टर्म जो है वो बराबर है, अब हमें वो मालूम नहीं है कि कितनी चेंज इसमें आई है, तो इसको हम एक वेरिएबल के बराबर लेते हैं। सपोज़ हम इसको x या y या z किसके भी बराबर ले सकते हैं, तो सपोज़ हम इसको y कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन अब ये जो चेंज इसमें आई है ये क्या होगी, ये प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन में का मतलब ये इक्वल होंगी। ठीक है, इसमें भी जो चेंज इसमें आई है वही चेंज इसमें आएगी। तो ये दो रेशोज़ हमारे पास बन गई, एक रेशो ये है और सेकंड रेशो ये है। इसमें सेकंड रेशो में फर्स्ट टर्म 70 है और दूसरा टर्म हमने क्या लिया y। तो ये चेंज जो है ये जो दो रेशोज़ आ गई है ये प्रोपोर्शन में होगी। तो इसका मतलब ये है देन 21:28 इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो 21 जो चेंज हुआ वो कितने तक गया 70 तक। ठीक है, रेशो और y का जो चेंज है वो हम 28 का जो 28 में जो चेंज आई है तो वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो सेम इस तरह क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किए, एज वी नो दैट product of means equal to product of extremes। तो मीन वैल्यू क्या है इसमें 28 मल्टीप्लाई बाई 70। इस तरह एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाई y। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसके अलावा हम दोनों साइड को पहले 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 70। तो 0 8 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, इस तरह 7 8 ज़ार 56, 6 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 5 19। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 6 9 1, तो आंसर क्या आ गया 1960 इज इक्वल टू 21। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 21 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आ गया 21y आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड को डिवाइड करना है। किससे, दोनों साइड को हमने डिवाइड करना है 21 से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 21। तो 1960 डिवाइड बाई 21, इस तरह 21y डिवाइडेड बाई 21, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? अब हम क्या करेंगे, 1960 को डिवाइड करेंगे किससे, 21 से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1960 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ पर देखिए ये 21 है और इसको हमने 1960 को हमने डिवाइड करना है 21 से, ठीक है। तो पहला डिजिट क्या है, 1, जो कि 21 से कम है, तो हम इसके साथ दूसरा डिजिट लेंगे तो 19 बन गया। तो 19 फिर भी कम है 21 से, तो हम ये 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 21 की टेबल में हमने क्या लाना है, 196। अगर 196 नहीं आ रहा तो इसे हम लेस स्मॉलर नंबर लेंगे। चलो 196 तो ग्रेटर है, तो बड़ा नंबर है, तो इसके साथ हम कोई बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो आ गया 189, जो कि बिल्कुल इसके करीब है, ठीक है। तो हम इसके साथ 9, तो आंसर आ गया 189। अब हम इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 9 नहीं रहा तो 1 यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, 16 हो। तो 16 से हम क्या माइनस करेंगे, 9, तो क्या आता है 7। यहाँ पर 8 8 माइनस 8 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम 21 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसके प्रोडक्ट से 0 आई या 70 आई। अगर 70 नहीं आता हो तो इससे कम नंबर हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 63, ठीक है, 63। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 10, 10 माइनस 3 7, ठीक है। और यहाँ पर 6 माइनस 6 0, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगेगा। तो फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 63, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है और ये डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 1960 को डिवाइड किया 21 पर, तो इसका आंसर इस तरह कुछ आ गया 93.3 एंड सो ऑन। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू 93.3। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 21 की वैल्यू 70 तक पहुंच गई है, तो 28 की वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई है, 93.3। तो इसमें इंक्रीज़ आया है, तो इसमें भी इंक्रीज़ आई है, जो कि कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल 8 रेशो 11 इज प्रोपोर्शनल टू 16 रेशो x। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इस प्रोपोर्शन में जो कि हमारे पास दो रेशोज़ हैं, एक रेशो ये है और सेकंड रेशो ये है, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसकी तरह है, जिस तरह हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम इसकी तरह है। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये हमेशा बराबर होता है प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो हम क्या करेंगे, मीन और एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मदद से हम इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मीन वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाई 16, और इस तरह एक्सट्रीम है 8 मल्टीप्लाई बाई x। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर 8 इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16। अगर दोनों साइड हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 जो है वो 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 8 के साथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 8, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 8, तो इसलिए हम दोनों साइड को 8 से ही डिवाइड करेंगे, बोथ साइड बाई 8। 11 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 8, इस तरह 8 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
बी कटिंग करते हैं, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 11 और 2 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे क्या आंसर आएगा 22 इज इक्वल टू यहाँ पर x, या हम सिंपली कह सकते हैं x इज इक्वल टू 22, जो कि मिसिंग टर्म x की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 5 men complete a task in 2 days. How many days are required to complete the same task by 1 man? यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक काम चल रहा है जो कि 5 में आदमी इसको कितनी डेज में कंप्लीट करते हैं, 2 डेज में। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 मैन। अब वही सेम काम है लेकिन आदमियों का तादाद हमने कम किया है और वो 1 तक आ गई है, मतलब अब एक आदमी है तो वही सेम काम वो कितनी दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हमने इन क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है या इनवर्स प्रोपोर्शन वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसमें वो दो वैल्यूज़ लिखेंगे जी। इसमें क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिन है और इसके साथ है डैश, तो हम क्या लिखेंगे मिन और रेशो, हम इसे मिन और डैश की रेशो ले रही है। ठीक है, डैश। तो पहले आदमी कितने हैं 5, रेशो डैश कितने हैं 2। अब यहाँ पर देखिए, चलो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हम कहते हैं कि एक काम है, घर का काम चल रहा है और इसमें कितने आदमी काम करते हैं, उस घर में 5 आदमी। तो अगर 5 आदमी वो काम करते हैं, किसी घर में 5 आदमी काम करते हैं जो कि काम है, तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है। अगर 5 आदमी है तो वही काम वो 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि इन आदमियों की तादाद को कम करते हैं, मतलब 4 को लाते हैं 3 2, या हम कहते हैं कि हमने चलो एक आदमी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 5 आदमी थे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता था, 2 दिनों में। अब तादाद कम हो गई है, मेन की तादाद 5 से 1 तक आ गई, मतलब आदमी कम हुए। तो अगर आदमी हम कम कर देते हैं तो वो इतना काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक ही आदमी है तो वो तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता जैसे जिस तरह वो 5 आदमी कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यह आदमी जो है वो कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि वो जो डेज़ लेंगे वो ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिक्रीज़ आई है, आदमी कम हुए हैं, तो डेज़ में क्या आएंगे इंक्रीज़, जो कि कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है तो हम जो 2 एरोज़ लगाते हैं, अगर दोनों एरोज़ ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ आई है तो दूसरे में भी इंक्रीज़ आई है। या अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ आई है तो दूसरे में भी क्या आई है, डिक्रीज़ आई है। लेकिन अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है, अगर एक में इंक्रीज़ आई है तो दूसरे में क्या आई है, डिक्रीज़। इस तरह अगर एक में डिक्रीज़ आई है तो दूसरे में इंक्रीज़ आई है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने पहले इसको समझना है कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इनवर्स वेरिएशन का है। तो हम अब आदमी जो है इसकी तादाद कितनी है 1, और रेशो ये जो हमें डेज फाइंड आउट करने हैं तो इसकी तादाद हमें मालूम नहीं है, तो चलो हम इसको एक वेरिएबल के बराबर लेते हैं, एक्स वाई या जेड एनी वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों तो हमें मालूम है, हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि पहले 5 आदमी थे अब एक आदमी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें डिक्रीज़ आई है, आदमी कम हो गई है। तो जब आदमी कम हो जाते हैं तो हमारा काम जो है वो डिले होगा और इसमें वो इतना तेज़ी से काम नहीं कर सकेगा, तो वो कितना डेज़ जो क्या होंगे तो इसमें इंक्रीज़ आएगी, मतलब वो ज़्यादा दिन लगाएंगे काम करने में, एक आदमी ज़्यादा दिन लगाएगा काम करने में, तो इसमें क्या आएगी, डेज़ में इंक्रीज़ आएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब जो ये एरो हमने लगाई है, अगर पर इसके हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी है। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरह एरो लगाया है ऊपर की तरफ, तो ये जो एरो का निशान है
इसका यही टेल, यही इसका टेल है, ठीक है, और ये इसका हेड है। तो जब टेल की वैल्यू जहाँ पर होगी तो पहले हम इसको अब हम डिवीजन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में, क्योंकि हमने कहा था कि जब रेशो की वैल्यू होती है तो इसको हम डिवीजन में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब यही है कि अगर एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो की निशान, और ये नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम पहले बी लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ए। टेल जिस तरफ हो पहले वो वैल्यू लिखेंगे और फिर बाद में एरो जिस तरफ हो वो नीचे लिखेंगे। और अगर ये इस तरह है ए ओवर बी और एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि हम पहले, अब टेल यहाँ है, ठीक है, तो हम पहले ए लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेल है तो हम 5 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम इक्वल लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में हम क्या लगाते हैं, इक्वलिटी, ठीक है। इस तरह ये जो है एक्स, तो टेल यहाँ एक्स की तरफ है तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे और नीचे इसके क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब वही सेम क्वेश्चन है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वाला, या अगर हम इसको रेशो में लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की वैल्यू से भी की तरह की इसकी मदद से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे, बाई क्रॉस सिंपल। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू आएगी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम 5 के साथ जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 1। तो 5 2 ज़ार 10, इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, 1 1 ज़ार 1x, 1x का मतलब क्या है, सिंपल x, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 10 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 10। तो मतलब क्या आ गया कि अगर 5 आदमी कोई काम 2 डेज में करता है तो एक आदमी वही काम कितने दिनों में फिर करेगा, क्योंकि आदमी की तादाद कम हुई है, तो एक आदमी वही काम जो है वो 10 दिनों में करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इजाज रीड 20 पेजेस ऑफ होली कुरान इन 55 मिनट्स, हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 120 मिनट्स। सबसे पहले हमने ये समझना है जो कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है या इनवर्स वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है पेजेस है और इसके साथ क्या है, मिनट्स है, ठीक है। तो हम पेजेस रेशो मिनट्स लेंगे, ठीक है, मिनट्स। अब पेजेस कितने हैं, पहले 20 और मिनट कितने हैं, 55। हाउ मेनी पेजेस, अब पेजेस की तादाद हमें मालूम नहीं है तो इसको हम x बोलेंगे और मिनट कहाँ तक पहुंच गई, 120 तक, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि इजाज़ जो है वो 20 पेजेस जो है वो कितने मिनट्स में रीड करते हैं कुल कुरान के, ठीक है। तो 55 मिनट्स में 20 पेजेस सबक पढ़ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए मिनट्स जो है वो 55 से कहाँ तक पहुँच गई है, 120। तो इसका मतलब क्या है कि पेजेस देखिए मिनट्स में क्या आई है, इंक्रीज़ आई है, ठीक है। तो एरो हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ आई है, ये हमें मालूम है इसमें इंक्रीज़ आई है, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अगर 55 मिनट्स में वो 20 पेजेस पढ़ता है, अब वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो कहता है कि चलो आज मैं 120 मिनट्स तक जो है वो होली कुरान पढ़ूँगा, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा देर तक बैठता है और ज़्यादा देर तक कुरान शरीफ पढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ज़्यादा देर बैठता है तो 55 मिनट में अगर चलो इसने 20 पेज पढ़े हैं तो वो अगर इससे ज़्यादा बैठ गया इसका मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा बैठ जाने से इससे वो पेजेस जो है वो ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि 55 मिनट में तो 20 पेज पढ़ चुका है, लेकिन अब उसने ज़्यादा टाइम लगाया, 120 तक बैठ गया, मिनट्स तक बैठ गया, मतलब 2 आवर तक, ठीक है। तो वो पेजेस जो है वो क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अगर इसमें इंक्रीज़ आई है तो इसमें भी क्या आएंगी, इसमें भी इंक्रीज़ आई है। तो यह दोनों क्वांटिटी में इंक्रीज़ आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये
डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है या डायरेक्ट वेरिएशन का। तो टेल यहाँ पर है तो हम पहले x लगाएंगे डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू इस तरह 120 डिवाइडेड बाई 55। सिंपल हम क्या लिखेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 55, इस तरह 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 20, ठीक है। फिर हम इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड को 55 से डिवाइड करेंगे, ये बी टी के। और अगर हम चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बी कर सकते हैं। तो चलो सिंपल करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बोथ साइड बाई 55। तो ये आता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 55। तो चलो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइडेड बाई 55। इस तरह 120 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 55। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको 55 को हम 120 के साथ b का काट सकते हैं और 20 के साथ b। तो यहाँ पर चलो इसके साथ हम काट लेते हैं 5 की टेबल में। 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल हो गया 120 मल्टीप्लाई बाई 4। तो हम 120 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 0 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 480 डिवाइडेड बाई 11। इसका मतलब ये है कि वो 120 मिनट में तकरीबन इतनी पेजेस पढ़ेंगे, 480 डिवाइडेड बाई 11। अगर हम इसको चलो डिवाइड करते हैं ताकि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाए, एक तादाद आ जाए कि कितनी पेजेस। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे तकरीबन 480 डिवाइड बाई 11, तो इससे तकरीबन 43.6 वैल्यू जो है वो आती है। इसका मतलब ये है कि वो 43 पेजेस से थोड़ा ज़्यादा और 44 पेजेस से कम, ठीक है। तो ये वो 120 मिनट्स में इतनी पेजेस पढ़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, 9 फुटबॉल कास्ट रेस 3500, हाउ मच विल बी 4 फुटबॉल कास्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन दो वैल्यूज़ है वो इसकी है फुटबॉल और इसकी प्राइस की, कास्ट कीमत की, ठीक है। तो पहले हमारे साथ फुटबॉल कितने हैं 9, तो इसकी प्राइस क्या है 3500, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है हाउ मच विल 4 फुटबॉल। अब फुटबॉल की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी। तो फिर वही बात कि इसको हमने समझना है कि डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है। तो यहाँ पर देखिए पहले 9 फुटबॉल की प्राइस कितनी थी 3500। अब फुटबॉल जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, मतलब हम दुकानदार कहता है कि 9 फुटबॉल जो है वो इसकी प्राइस 3500 होगी। तो हम कहते हैं कि चलो हमें 9 फुटबॉल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 फुटबॉल चाहिए। तो इसकी मतलब ये है कि अगर फुटबॉल हम कम लेंगे तो इसका प्राइस भी क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि हम कम फुटबॉल लेते हैं। तो इसमें डिक्रीज़ आई है तो इसमें भी क्या आएगी डिक्रीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन वाला है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर एक में डिक्रीज़ आती है तो दूसरे में भी डिक्रीज़ आएगी, और अगर एक में इंक्रीज़ आती है तो दूसरे में भी क्या आएगी इंक्रीज़ आएगी। तो ये क्या हो गया 9 ओवर 4, क्योंकि टेल यहाँ है 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई x। सिंपल बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3500, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे किससे बाई 9 से, ठीक है। दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे 9 से ताकि ये 9 ख़त्म हो जाए। हम इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3500 डिवाइडेड बाई 9। 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 9 के साथ इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं
3500 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 13 14। तो यहाँ पर क्या आ गया 14,000 और डिवाइडेड बाई क्या है 9। तो हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि पता चले कि 4 फुटबॉल के प्राइस कितना है। 14,000 हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, डिवीजन। 14,000 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 की टेबल में हमने क्या लाना है, हम 2 डिजिट लेंगे। 14 9 1 ज़ार 9, तो 14 माइनस 9 क्या आता है 5, तो ये 0। तो 9 5 ज़ार 45, 50 माइनस 45 5, फिर इस 0 का नंबर है। फिर इस तरह 9 5 ज़ार 45, फिर क्या आता है 5, फिर ये 0 नीचे आएगा। 9 5 ज़ार 45, फिर क्या आता है 5। अब यह 5 रिमाइंडर है और 0 नहीं है, ठीक है, जो हम यहाँ पर लगाए। तो हम इसके साथ अपनी तरफ से 0 लगाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। फिर 9 5 ज़ार 45। अब ये जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल आता है। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा 1555.56, जो कि इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होगी प्राइस होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स।